अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पानामा JIT अपना 30 दिन का काम मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन JIT की तश्कील, अरकान के इंतखाब, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने और JIT के मैंडेट को लेकर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से JIT पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और निहाल हाशमी का वाक़या भी सबके सामने है और इल्ज़ाम है मुस्लिम लीग नून पर कि वो JIT को जो मुतनाज़ बना रही है और खुलेआम JIT को धमका भी रही है। इसी तनाज़ुर में गुज़श्ता रोज़ साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सेक्रेटरी दाखिला और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त तहरीर किया, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर इस केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में ना आने वाला हुआ तो फिर वो 1997 की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं। यह खदशा क्यों महसूस हुआ साबिक़ चीफ जस्टिस को और आने वाले दिनों में पनामा JIT और पनामा केस जो है इसकी तहकीकात क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आपके ख़त से जो कि आपने गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी दाखिला को तहरीर किया। तो किन अवामिल के तहत आपको यह खदशा महसूस हुआ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी जमात वो हमला कर देगी सुप्रीम कोर्ट पर, जबकि हुसैन नवाज़ 5 मरतबा, हसन नवाज़ 2 मरतबा JIT के सामने पेश हो चुके हैं और जो आपने कसाब की दुकान वाला रेफरेंस भी दिया अपने ख़त के अंदर, तलाल चौधरी तो अपने रिमार्क्स वापस ले चुके हैं। बड़ी मेहरबानी अब्बास साहब। मैं आपको बताऊं कि जब कभी भी इस मुल्क में कोई हाई प्रोफाइल इम्पोर्टेंट केस चलता है और उसका कोई किसी न किसी तरीके से अगर ताल्लुक़ मौजूदा जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जैसे कि हमने साबका एतवार में भी देखा है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि कोई इस किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करें, कोई इस किस्म की मूव बढ़ाएं जिसकी वजह से वो जो अदारे हैं वो इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला ना दे सकें। ये आपने देखा होगा कि जब ये हमारे 5 मेंबर बेंच एक बना था, उसमें 2 मेंबर बेंच ने इनको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया कि ये सादिक और अमीन नहीं हैं। ये जो सादिक और अमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो उन्होंने आर्टिकल 62 और सब आर्टिकल 1 और उसकी ज़ैली एक है F, उससे उन्होंने लिया है। उसका मतलब है कि ये डिसक्वालीफाइड है। और उसके बाद 3 मेंबर साहबान ने एक दूसरा फ़ैसला दिया। फ़ैसले में उन्होंने इनको कोई क्लीन चिट नहीं दी हुई है। क्लीन चिट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी बातें लिखी, बल्कि मैं तो यहाँ पर उनके जो हमारे बेंच को हेड कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस एजाज अफजल साहब, उनकी जो अपना नोट है उसके पैरा नंबर 14 को अगर मैं आपको हवाले को दूँ उसको आप पढ़िए। उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जब असम्बली में जाकर स्पीच दी तो वहाँ पर तो उन्होंने मान लिया, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर कंसाइज स्टेटमेंट दी रिस्पॉन्ड नंबर 1 के हैसियत से, उससे उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर हवाला दिया है, ये उनके 2 साहिबजादे हैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 और 8, उनके हवाले से कि ये उनके हैं, ये उनके बाद। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर उन्होंने ये कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये देखिए बहुत सा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि पता नहीं ये कोई इंक्वायरी हो रही है और ये एक इन्वेस्टिगेशन है। और इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो उन लोगों के अगेंस्ट होती है जिनके ख़िलाफ़ कोई प्रेमा फेशी मटीरियल आया हुआ होता है और उनसे जो है ना इन्वेस्टिगेशन करके, जिसको कहते हैं आप दूसरे लफ्ज़ों में पूछ गूछ होती है। उस वक़्त तो ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया, मिठाइयाँ बांटी, बिल्कुल। और उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि जो कोर्ट ऑर्डर है और जस्टिस एजाज अफजल साहब का अपना नोट भी है, उसमें उन्होंने तश्कील ये जो जुडिशरी इसकी थी JIT की, उसकी जो है ना खद्दोखाल पहले ही जाहिर कर दिए हुए हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि कौन से लोग होंगे। उसमें ये लिखा था कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर लोग जो है ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो नाम देंगे, और वो नाम आ गए। और नाम के बाद अब ये इन्वेस्टिगेशन का जब प्रोसेस शुरू होता है, जब इन्वेस्टिगेशन के पास आप जाते हो तो इन्वेस्टिगेशन JIT कर रही है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, आप भी जानते हैं, आप रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, कि JIT का कंसेप्ट जो है ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस से आता है। एक हमारा सेक्शन है 19
वो है ये एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997। उसकी कंपोजिशन भी ये होती है कि उसमें एक पुलिस ऑफिसर बैठता है, एक एजेंसीज का आदमी बैठता है और एक किसी और डिपार्टमेंट का बैठता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसमें भी ऐसी प्रोविज़न है। अब जब ये GIT बन गई और GIT के सामने मुख्तलिफ लोग पेश हुए हैं और वह जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन अपने ज़हन में एक चीज़ आप रख लें कि इन्वेस्टिगेशन इस तरह हो रही है जैसे कोई पुलिस में या कोई मैजिस्ट्रेट किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो उनको तमाम इख्तियार होता है कि वो जो भी मतलब चाहें, लेकिन वो जो उस दायरे कार में रहते हुए जो क्वेश्चन उनको दिए हुए हैं आप उनमें उनसे पूछगछ करें। अब ये जब पूछगछ शुरू हुई तो देखें ना, इसमें हमारी पार्टी ने भी, पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी, हमारे जो सीनियर नायब सदर हैं उनके ज़रिए से एक रेफरेंस दाखिल किया था शेख हसनुद्दीन साहब के नाम से। उसमें भी हमने यही सारे पॉइंट्स लिए थे। अच्छा, मुझे क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मुझे ज़्यादा बात उस पर नहीं करनी, लेकिन मेरे अपने रेफरेंस में एग्जैक्टली ये सारा था और वही जो है ना तकरीबन इन्वेस्टिगेशन में या जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। अब पोजीशन ये आ रही है कि मैं ये समझता हूँ कि प्रेमा फेशी इनके पास उन क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं नज़र आ रहा है। जब इनके पास नज़र नहीं आ रहा है तो इन्होंने उसको फिर उसको प्रेशराइज करने के लिए इनिशियली इन्होंने कहा कि जी 2 मेंबर्स का नाम लिया। उसको खैर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाई, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी कि आप काम करें। उसके बाद फिर और उन्होंने कहा कि एक तस्वीर बाहर आ गई। देखें अब्बास साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, इस टाइम पर तस्वीर अहम नहीं है। इस टाइम पर अहम बात जो है ये है कि आया इस मुल्क के गरीब और अमीर, इन्फ्लुएंशियल और नॉन इन्फ्लुएंशियल, या वो लोग जैसे इकोनॉमिक में कहते हैं ना हैव एंड हैव नॉट्स, क्या कानून की नज़र में बराबर है? अब वो जब प्रोसेस शुरू हुआ, अब इन्होंने फिर मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर उनको प्रेशराइज करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए। मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि सुबह जिस वक्त भी पेशी होती है, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साहिबजादेगान में से एक बाकायदा डाइस ले जाकर वहाँ रख दिया जाता है, उस पर माइक जो है ना मीडिया से रखवा दिए जाते हैं। शायद किसी आदमियों की या 2-3 आदमियों की बाकायदा ड्यूटी लगी हुई है। इनको ये नहीं करना चाहिए। और उसमें उन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात और किस किस्म के इल्काब से इनको नहीं नवाजा। जब आप मुझे कहते हो ना कि क्यों आपने लेटर लिखा, मैंने उस लेटर को इसलिए लिखा कि मुझे ये पता है कि जो कि इनकी जो गुज़िश्ता इनकी हिस्ट्री है जिसमें इन लोगों को, नवाज शरीफ के लोगों को सज़ा भी हुई थी, इसी तरीके से इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था। और अब आप देख लें कि वो जो जुडिशल एकेडमी, जो जुडिशल JIT जहाँ बैठती है ना, वो जुडिशल एकेडमी में बैठती है। तो जुडिशल एकेडमी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट एंड पार्सल होता है, इन द सेंस कि हमारे ट्रेनिंग के लिए सारे ऑल ओवर जितने पाकिस्तान से लोग आते हैं वहाँ आते हैं। तो जब मैं चीफ जस्टिस था तो मेरा तो उधर आना जाना बड़ा रहता था, तो मुझे सारी तरह पता है। अब कल आप देख लें सारे रोड को, लोगों को, पब्लिक से भरा हुआ है। किस लिए भरा हुआ है? आप किसको प्रेशराइज करना चाहते हो? आप इसलिए प्रेशराइज करना चाहते हो कि बाहर शायद कोई आप मैसेज भेजना चाहते हो कि हम बहुत जोर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये इनकी गलत फहमी है। इन चीज़ों को नज़र मैंने रखा। फिर आप देखें इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तरफ तोपें की हुई हैं। और फिर एक कोई करमानी साहब हैं, वो जो शायद एडवाइज़र हैं या कुछ जो सुनते हैं, मैं तो जानता नहीं लोगों को, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 007 जेम्स बॉन्ड की फिल्म चल रही है। बिल्कुल देखें, ये आप समर साहब, आप इंस्टीट्यूशन की इस तरीके से तजलील करना चाहते हो। आप अपनी एक तस्वीर पर, तस्वीर तो मैटर ही नहीं है, तस्वीर में इंपॉर्टेंस क्या है? और वो पता नहीं कोई एम्बुलेंस स्कैम भी निकाला हुआ है। भाई इससे क्या होता है? आप ये बताएं कि जिस पर्पज़ के लिए आपको बुलाया जाता है आप वो जाकर उसका जवाब दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रेमा फेशी उस मटेरियल को देखते हुए जो कि हमारी पार्टी ने देखा और जिसके ऊपर मेनली इनका इंसार हुआ है, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है। और वो जो एक इनके थे ना, वो आए थे लेटर जिन्होंने लिखा था 71 से शहजादा, उन्होंने भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि डिनाई कर दिया कि वो शायद आना नहीं चाहते। बिल्कुल, हमारे ऑप्शन थे कि वो वीडियो लिंक पे आ जाए या फिर वहां जाके उनका बयान, 3 ऑप्शन दिए उसको। उन्होंने कहा मैं कोई भी ऑप्शन जो है वो आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं, और इस मुल्क में वीडियो गेम्स पे आपने मीमो गेट में आपने देखा होगा, वो जो इजाज मंसूर है उसका स्टेटमेंट मीमो गेट पे हुआ था। बिल्कुल। और अब देखें, जब आप वो आदमी आकर यहाँ पर साबित ना करे, उस वक्त तक इसकी कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक कोई हैसियत नहीं है कानून में। कहते हैं मैंने जो दस्तखत अपना कर दिया खत पे, मेरी तस्दीक है कि वो खत मेरा ही था, तो क्या ये काफ़ी है या नहीं है? नहीं,
दस्तखत करने से नहीं होता है, उसमें तो आपको कंटेंट्स साबित करने पड़ते हैं। जब कोई एक डॉक्यूमेंट आता है इस तरह, तो फिर ये कानूनी शहादत ऑर्डर या एविडेंस एक्ट वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे एक दस्तखत करके दे दें कि ये जो है ना ईवान सदर या फलां चीज़ जो है ना मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी, आपका क्या ख्याल है ये हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। मतलब वो नहीं आना चाहते। अगर निकाल दें कतरी खत, तो फिर केस को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? नहीं, मनी केस ट्रेल थी उनकी, उसको आप कहाँ देखते हैं? केस तो वहीं से चला है कि जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अपना स्टेटमेंट है, जो कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर 22 करोड़ अवाम के सामने दिया, और उसके बाद दोबारा वहाँ जाकर इन्होंने कभी उसका डिनाइल नहीं किया 22 करोड़ अवाम के सामने। हाँ, अलबत्ता यहाँ उन्होंने आकर कहा, फिर कहा कि जी आर्टिकल 66 का, उस पर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। लेकिन मेरा जो खदशा है ना, वो ये मेरा खदशा है कि मैं उस ज़माने को अपने सामने रखता हूँ कि जो 1997 का था, वो जो इन लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो जो रोडिज्म किया, उसकी वजह से उसका फिर ट्रायल हुआ था 2000। एक पूरी बुकलेट सी बन गई है। अगर आप कहेंगे, किसी को आप कहिएगा भिजवा दीजिएगा, मैं उसको आपको एक फ़ोटोकॉपी करके भिजवा दूंगा। वो जो जजमेंट है जिसमें तारिक अजीज, चौधरी तनवीर और उसमें जो है ना ये लेकिन चौधरी साहब, आप ही के सजाएं हुई इनको। आप ही के ख़त का पैरा नंबर 4 है, वो ये कहता है कि मौजूदा हालात और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत उनके रुफ़क़ा के माजी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो बैद नहीं कि वो 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें अपने, अगर वो देखेंगे कि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आ रहा। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो ये क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने वकला तहरीक चलाई थी 16 मार्च 2009 में। तो फिर वही नवाज शरीफ जो कि वकला तहरीक चला रहे थे आपकी बहाली के लिए, अब वो कैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं? मेरा एक मिनट ज़रा सुन लीजिए। वकला तहरीक 16 मार्च से नहीं शुरू हुई है 2009 से, वकला तहरीक शुरू हुई है 9 मार्च 2007 से। बिल्कुल एक बात, लेकिन जो लॉन्ग मार्च हुआ था, डायरेक्ट है लॉन्ग मार्च मुख्तसर में बता देता। लॉन्ग मार्च सारे पाकिस्तान के लोगों ने किया था। सबसे बड़ा क्रेडिट उसमें जाता है वकला को, सबसे ज़्यादा जाता है सिविल सोसाइटी को, लेबरर्स को, स्टूडेंट्स को, मीडिया को। जिस से हो सका उन्होंने अपना हिस्सा डाला। चले एक मिनट के लिए फारसी का आर्गूमेंट, जरा बात सब एक मिनट फारसी का आर्गूमेंट मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप उसकी जो है ना क्रेडिट लेकर उसको अपने लिए कोई फेवरेबल ऑर्डर चाहते हो? आपने तो, मैं तो नहीं मान रहा इनकी बात को, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया और जब 9 मार्च शुरू हुआ था ये तो यहाँ पर थे ही नहीं, और ये बात करके इन्होंने तो अपनी और क्रेडिबिलिटी को ख़राब किया। देखिए ना, एक क्रेडिबिलिटी किस बात पर बनती है? यहाँ तो हज़ार वकला हैं जो लोग हैं, फिर तो सारे आकर खड़े हो गए, जी केस हमारे हक में फैसला कर दें क्योंकि हमने जो है ना 16 मार्च में हिस्सा लिया था। और एक दूसरी बात आप सुन लीजिए, 16 मार्च को जो इन्होंने लाहौर से निकले थे ना, वो इनकी ज़रूरत बन गई थी, इसलिए कि सलमान तासीर ने वहाँ पर इनकी हुकूमत डिज़ोल्व हो गई थी। डिज़ोल्व इसलिए हो गई थी कि वो जो शहबाज शरीफ साहब थे उनके खिलाफ फैसला आ गया था, और इसी तरह जो है ना वहाँ की भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त बेंच था जिसको अब्दुल हमीद डोगर हेड करते थे, उन्होंने इनके खिलाफ फैसला दे दिया था, और उस फैसले की वजह से इनकी गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई, असेंबली सस्पेंड हो गई, और वहाँ पर उन्होंने गवर्नर रूल लगा दिया था। इसके अलावा तो और इनके पास फिर चाराकार कोई नहीं था कि वहाँ से निकलें और जाकर जो है ना फिर वकला की मूवमेंट में शामिल हों, अदरवाइज तो कोई काज ही नहीं था। मियां साहब ये कहते हैं कि अगर वो चाहते अपनी पंजाब हुकूमत की बहाली के लिए इस्लामाबाद आ सकते थे, वो रास्ते में वापस चले गए, जब जजेस बहाल हुए तो वो वापस चले गए थे। देखें अब्बास, मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी जो डिसमिसल हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का था। अगर इस्लामाबाद में बहाल करने की हुकूमतों की बात आ जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि आप किसी भी हुकूमत को कहें कि वहाँ से कोई ले आए, कोई 2-3-4 लाख रुपए, 2-3-4 लाख लोग, और यहाँ पर आकर इनकी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर दें या गवर्नमेंट रिस्टोर कर दें। आपको 120 दिन का पीटीआई का धरना याद नहीं है क्या कि गवर्नमेंट गिर गई थी? इन बातों से, हालांकि उन्होंने 120 दिन, 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं वो हासिल कर सके। ये एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो चलाते हैं इन चीज़ों को। और ये इनको तो ये बात कहते हुए मुझे जो लफ्ज़ मेरे मुंह में आ रहा है, बहुत ख्याल रखना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर के आप ओहदे पर हो, आप क्या चाहते हो कि आप ये कहते हो कि मैं क्रेडिट इसलिए लूं कि आप लोग मेरे खिलाफ अब केसेस ना चलाएं। समर अब्बास साहब, जिंदगी में पहली दफ़ा इस मुल्क की ज़िंदगी में ये फैसला हो गया है कि अब गरीब और अमीर, छोटे और बड़े में कोई किसी किस्म का तफरीक नहीं होगी, सबको एक जैसा कानून लगेगा। मैंने अपने लेटर में भी सेक्रेटरी इंटीरियर को ये बात लिखी कि जितने भी राइट मैन पर्सन हैं, अब आप देखें ना, लोगों की फलाह बहबूद की तो कोई बात नहीं हो रही। अब बजट पेश किया, क्या बजट पेश किया? अब आप एक ज़रा मेरी बात सुन लीजिए। बजट में सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि ये जो पब्लिक के लिए आपका जो है ना इकोनॉमिक सोशल प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं। आपको पता होगा अच्छी तरह से, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक बनता है, इसको कहते हैं HDI। इस मुल्क के 188 मुल्क हैं, उस मुल्क उन 88 के लिस्ट में आपका नंबर 144वां है। तो फिर क्या आप कर रहे हैं लोगों की खिदमत? हमें एक ब्रेक लेनी चाहिए साहब। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपने अपने ख़त के पैराग्राफ नंबर 7 में वजारत दाखिला से ये दरख्वास्त की है कि वो जजेस और JIT के अरकान और उनकी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम करें। आपके इस खदशे को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्यों जो वजारत दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म के तहत काम करने वाली, जो चौधरी निसार और वज़ीर-ए-आज़म के मातहत काम करने वाली वजारत दाखिला सिक्योरिटी फ़राहम करेगी अगर आपका खदशा दुरुस्त? वो जो आपका पुराना क्वेश्चन है उसमें ज़रा मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। जी। वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि सारे पाकिस्तान से लोग आए थे और ये मूवमेंट, ये जो चली थी लॉन्ग मार्च का, उसमें तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, जमात उलमा इस्लाम, हर आदमी ने, स्टूडेंट ने हिस्सा डाला था। और एक मैं आपको बात बता दूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा तो मेरे घर भी चल कर आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे चीफ जस्टिस, ये मेरे चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल। तो उनकी पार्टी ने तो आज तक कोई क्रेडिट किया नहीं, बल्कि कोई गिले ही मेरे खिलाफ करते रहे, हालांकि मैं तो कानून के मुताबिक करता था। और इनको ये बात कहते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये इनके, अगर ये वाकई प्राइम मिनिस्टर हैं, ही शुड बी अबव द बोर्ड इन चीज़ों से। यानी आप उन्हें क्रेडिट नहीं देंगे इस चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं क्रेडिट उसको दूंगा जिसको, ये कौम है जिसका नाम, जो आज कौम खड़ी हो गई है करप्शन ख़त्म करने के लिए, और इस कौम को मैंने बड़ा करीब से देखा हुआ है। यहाँ किसी ने इतना इस कौम को करीब से नहीं देखा जितना मैंने देखा हुआ है। 9 मार्च के बाद जब रूल ऑफ लॉ की तहरीक शुरू की थी, अब्बास में उस दिन अकेला घर से निकला था अपनी बेगम के साथ, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। सही। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस कौम में बहुत बड़ा टैलेंट है। और दूसरी एक मैं बात बताऊं, ये करप्शन सबसे बुराई है इस कौम की। और ये जो मैंने कहा ना कि मैंने पिछले दिनों की इंटरव्यू भी दिया था, मैंने कहा था कि अगर इन्होंने कोई जज साहबान जुडिशरी पर उस तरह का वार करने की कोशिश की जैसे कि इन्होंने दिसंबर 1997 या 97-98 में किया था, तो उसके लिए मेरी पार्टी, मीडिया, पब्लिक, वुकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। उसी की कंटिन्यूएशन में मैंने एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में मैंने एड्रेस किया है सेक्रेटरी इंटीरियर को। रूल ऑफ बिजनेस के नीचे ये सेक्रेटरी इंटीरियर का काम है, और सेक्रेटरी इंटीरियर बशमूल उनके अगर मिनिस्टर साहब भी हैं या और जितना भी उनका पुलिस, IG, रेंजर्स, दूसरे तीसरे जितने हैं, आर्टिकल 190 जो कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, जो कि अब्बास साहब इस बात को उनको पाबंद करता है तमाम एग्जीक्यूटिव्स को, बिल्कुल, कि आप सुप्रीम कोर्ट की एड करोगे। एड करने का मतलब है कि आप इंश्योर करोगे कि सुप्रीम कोर्ट या जजेस और जो भी कुछ है वो अपने, क्या ये कोई मतलब इंस्टीट्यूशन रहने दिया कि एक अपने सेनेटर को खड़ा करके गालियां आप दिलवा रहे हैं, एक दिन आप इस्तीफा ले लेते हैं, दूसरे दिन आप अपना इस्तीफा। और इस तरह के देखें ना, पहले भी हुआ, मेरा उनके साथ बड़ा इज्जत का रिश्ता है, उनके भाई के साथ भी, मुशाहिदुल्लाह साहब के, उसने भी आर्मी को गालियां दी। अब वो ज्यादा मेरे ख्याल आजकल टीवी पर भी आते हैं, कल मैं देख रहा था। सर, आपको लग रहा है मौजूदा हालात में कि अदालत आर्टिकल 190 को इन्वोक कर सकती है मौजूदा हालात नहीं, अदालत को उसको करने की जरूरत नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है।
देखें उसमें ये नहीं होता है कि आपको कोई लेटर आएगा। अब हमने इनको जो है ना एक वो जो है ना नोटिस दे दिया है कल कि आप देखें आपकी ज़रूरत ये है कि आप इनकी एड एंड उसके लिए इफ़ नीड बी यू कम फॉरवर्ड। वजह यह है कि आप वहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है आप इनको टाइट करें, ना सिर्फ इनको, इनके घरों पर, इनके बच्चों को भी, आफ्टर वो भी ह्यूमन बीइंग है और उनका भी आर्टिकल 9 के नीचे राइट बनता है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें। बेयारो मददगार जो सजाद अली शाह के साथ इन्होंने कर लिया था ना, वो इंशाल्लाह ताला दोबारा इस मुल्क में रिपीट नहीं होगा। उस वक्त तो फौज ने नहीं की। सर फौज की तो हम बात ही नहीं करते, हमारे पास पैरामिलिट्री होती है, हमारे पास पुलिस होती है। अब मैं उसको देखता हूँ कि जब ये जीआईटी की हियरिंग हो रही होती है या जो कल परसों सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने अपने इंतजाम किए हुए थे। लेकिन अब जो कि जैसे जैसे जीआईटी की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही हैं, अब देखें उसमें एक चीज़ ये है कि बहुत क्लियरली कोर्ट ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 7 और रिस्पोंडेंट नंबर 8। रिस्पोंडेंट नंबर 1 है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और 7 है ये हुसैन नवाज साहब और 8 हैं उनके दूसरे भाई हसन नवाज साहब। इनको सुप्रीम उन्होंने जीआईटी ने बुलाना है, लिखा हुआ कि इनको बुलाएं और इनको जाना है। जैसे ये वक्त आएगा जो कि आने वाला है मेरे ख्याल विद इन ए डे और सो अगले वीक्स में, और उसमें जब इन्होंने बुलाया तो फिर उस वक्त मेरी एप्रीहेंशन है कि ये कोई गड़बड़ करेंगे। और क्यों मुझे ज़रा थोड़ा सा क्यों एप्रीहेंशन है, मैंने पहले वाला इनका किरदार देखा हुआ है। जिस ज़माने में ये सारी एक्टिविटियाँ हो रही थी, मैं उस ज़माने में बलूचिस्तान में जज होता था, किस तरीके से वहाँ जहाज़ आया, किसको लेकर आया, कैसा आया। लेकिन बार कैफ क्या किया अंदर वाली बात वो तो हमें जज की हैसियत से कोई नहीं बताता था, लेकिन एक्टिविटी तो हम देखते थे। लेकिन सर फिर वो जजमेंट रिपोर्टेड है जो मैंने आपको बताई, जो इरशाद हसन खान साहब ने लिखी। बिल्कुल। लेकिन सर आर्टिकल 190 की बात हो रही है तो उस वक्त जब 97 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने आर्टिकल 190 के तहत मदद मांगी थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से, तो उनका न्यूट्रल रहने का फैसला क्या दुरुस्त था? अगर वो न्यूट्रल रहने का फैसला ना करते या फिर वो हेल्प के लिए आते तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना होता? नहीं, उनका जवाब जो था वो जस्टिफाइड था। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि हम जो है ना एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के नीचे होते हैं, जैसे कल एग्जीक्यूटिव को मैंने लेटर लिखा, अगर इसकी बजाय वो लेटर लिखते हैं ना सेक्रेटरी इंटीरियर को, अब सेक्रेटरी इंटीरियर जो है लॉ एंड ऑर्डर का अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बिजनेस और द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है, जो कि उसके नीचे जो हमारी जो है ना ये लेजिस्लेशन वगैरह होती है सारी, उसके नीचे सेक्रेटरी इंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल। अब सेक्रेटरी इंटीरियर का काम है रेंजर्स को बुलाता है, पुलिस को मंगाता है, एफसी को मंगाता है, किसको वहाँ पर डिप्यूट करता है, क्या मैयर्स वहाँ पर लेता है, और उसमें हमने कॉपी भिजवा दी है रजिस्ट्रार साहब को भी, ताकि वो भी इनके साथ कोलैबोरेशन करें। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रिंजेंट इनको मैयर्स लेने पड़ेंगे और ऑलरेडी लिए भी होंगे। और साथ ही साथ उस दिन जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जीआईटी में पेश होना चाहिए, इनको चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मैयर उस दिन लें। अगर इन्होंने वही कहा कि जी हम वहाँ से कुछ पिंडी से कुछ लाहौर से बसें भर भर कर ला के प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि ये तो अवॉइड कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने यह खदशा जाहिर किया है कि इसहाक डार ने और वज़ीर आज़म ने अब चूँकि पेश होना है तो इसलिए ये सारा दबाव डाला जा रहा है जीआईटी पे। आप भी उनकी राय से मुत्तफिक हैं? आप कैसा ही है? नहीं, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैंने तो उससे पेशतरी कहा। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात भी कहता हूँ कि खान साहब से कहें आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं ना। आपने तो सारा ये आज जो कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट, जब आप अपने इस्तीफे ना लेते वापस, ये क्या खाली हुकूमत चलती इसकी? आपने इस्तीफे लेकर वापस लेकर इसको लाइफ दी हुई है। अब जब ये बात हो रही है तो आप कोई प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं। आप भी जाएं, किसी कोई पिटीशन दाखिल करें, आप भी चले जाते, कल किसी को सेक्रेटरी को सारा केस चल रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अब तो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने वाली बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकली आप करें अब कुछ काम। और प्रैक्टिकली काम करने का ये ज़रूरी है कि हम इन लोगों को, मुझे पता है कि वो बेबस होगा, अगर बेबस होगा तो सारी कौम को आज पता है मेरे नाम से या मेरी पार्टी के नाम से कि उन्होंने एक लेटर इनको ज़रूर लिखा था। और सेक्रेटरी इंटीरियर किसी सूरत में भी अब उससे इग्नोरेंस नहीं है कि होने वाला क्या है। देखिए, रिपोर्ट्स आती है, एक हमारी होती है DSR, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, वो सारी जाती है कि अंदर पार्टीज क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की जो प्रेजेंस है उसको अवॉइड करना चाहते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ये तमाम प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और देखें, उस दिन मैं सुन रहा था हेयरिंग, मैं इसको फॉलो करता हूँ इस केस को, उस दिन मैं हेयरिंग सुन रहा था तो उसमें उन्होंने खुद कहा है
इसको GIT के मेंबरान साहबान को कि आपको जो मुश्किलात हैं आप भी हमें लाकर बताएं। तो वो मुश्किलात होपफुली मेरे ख्याल मंडे को कोई पटिशन जाएगी, अगर उन्होंने ओपन की तो सबको पता चल जाएगा। ओपन हेयरिंग होगी इसकी, बिल्कुल। नहीं, वो पटिशन में क्या लिखते हैं वो मे भी कोई चीज़ें क्लासिफाइड रखें, कोई अनक्लासिफाइड रखें, क्योंकि ये बड़ा एक किस्म का डेलिकेटेड इशू है। देखिए प्राइम मिनिस्टर की इस तरीके से वो जो हो रही है अकाउंटेबिलिटी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। मैं बताऊं, नहीं तो अदरवाइज नैब वाले ने आपका क्या ख्याल, खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी? ये वो नैब का चेयरमैन है जो कि वहां जाकर कहकर आ गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नहीं जी मैं अपील फाइल नहीं करूं। बिल्कुल, क्या बात है। ठीक है, हमें एक ब्रेक नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले बात हुई, जिक्र हुआ निहाल हाशमी साहब का। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लेकर मुमकिन गिरफ्तारी या फिर किसी फौजदारी कार्रवाई से बतौर रुकने पार्लियामेंट इस्तिस्ना हासिल वो कर सकते हैं इस्तीफ़ा वापस लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके वकला ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप अगर सेनेटर रहेंगे तो फिर शायद आपको इस्तिस्ना मिल जाए। नहीं, वो जो प्रिविलेज हमारा जो है ना इसका पार्लियामेंटेरियंस का, और जो वो प्रिविलेज एक्ट है 1975 का, वो उस वक़्त इनको इस किस्म की मतलब छूट मिलेगी जब सेशन चल रहा होगा। अब आपने देखा होगा ना कि अगर जब सेशन नहीं होता है तो उस वक़्त, और वो भी फिर ये होगा कि उस वक़्त अगर इन्होंने इसको गिरफ्तार करना हुआ, वो जो केस रजिस्टर हुआ, तो उसके चेयरमैन साहब को बताएंगे कि सर इसको हम अरेस्ट करते हैं, क्योंकि नो वन इज़ अबव द लॉ। मैं आपको बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है जो निहाल हाशमी साहब ने, तो केस उनका मज़ीद ख़राब नहीं हो गया इससे? अगर वो निहाल हाशमी जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर है, अगर वो शख्स है तो उसको ये इस्तीफ़ा वापस नहीं लेना चाहिए था। अगर ये वो निहाल हाशमी है जो कि नवाज शरीफ के अंडर ऑब्लिगेशन है, तो वो जो उनका एक प्लानिंग चल रही है उसके मुताबिक उन्होंने उसे वापस दिलवाया है। ठीक। अच्छा, पनामा GIT पर जो एतराज़ात की हमने बात की शुरू में भी, अब नून लीग आर्ग्यू ये कर रही है कि जो मैंडेट है उससे वो तजावुज़ कर रही है पनामा GIT। उनका जो मैंडेट है उसमें वो जस्ट इंक्वायरी कर सकती है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती आर्टिकल 184(3) के तहत। तो आपकी क्या राय है? मैंने आपको एट द वेरी आउटसेट बिल्कुल आपने बात की थी शुरू में कि ये इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केसेस में होती है, और कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। वो ये कहते हैं कि कोई FIR नहीं है, किस तरह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जो एक जवाब पेश कर रही है नून लीग की। तो फिर इनको चाहिए था कि इसका सद्देबाब करते। ये जब 184(3) की डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन इंप्लीमेंट होती हैं, और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है। और ये जितनी भी हमारी मतलब होती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 190 पाबंद हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। FIR तो जरूरत नहीं होती, FIR तो बहुत से केसेस में वैसे भी नहीं FIR होती, तो केस तो रजिस्टर इन्वेस्टिगेशन तो हो रही होती है। बिल्कुल। और उन्होंने बल्कि इस केस में ही लिखा है कि हम बहुत से क्वेश्चन हैं, एक तो उन्होंने ये इनको दिए ना वो करने के लिए, फिर उन्होंने 6 इश्यूज खुद भी, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने वो 6 अफजल देखिएगा उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे, उनको डील किया उसको। वो जब ये रिपोर्ट चले जाएगी, वो देखें इनका कोई काम नहीं ये कहने की बात है कि तजावज़ कर रहा है, तो किसने कहा कि तजावज़ कर रहा है? जो लोग पेश होकर वहाँ से आए हैं, मां सिवाय उसको हुसैन ने कल शायद कहा है कि तस्वीर का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने, बड़ी अच्छी बात है, आई लाइक। लेकिन बाकी ने तो किसी ने आकर बाहर नहीं कहा। बाकी बाहर कौन कहता है? जो कहते हैं कि जी ये GIT है, या विद ड्यू रिस्पेक्ट कि बुचर की कोई दुकान है, कोई कहता है जेम्स बॉन्ड है, कोई कहता है हमारी तरफ तोपें की हुई हैं। ये बड़ी मेरे ख्याल इन लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब ऐसी सोचने की बात है कि इनको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए अगर इतने बड़े बड़े ऑफिस इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से SCCP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सरबराहान को उनसे रब्ता करना, क्या ये किसी ज़ाब्ता अखलाक की वाकई में खिलाफ वर्जी थी? जिस तरह से नून लीग कह रही है कि जस्टिस एजाज अफजल तो ये ऑन कर चुके हैं कि हमारे कहने पर रजिस्ट्रार एक्ट करते हैं। और तो उन्होंने इसको तो रिजॉल्व हुआ इशू, और वो रिजॉल्व होने के बाद उन्होंने उसको कह दिया कि आप काम करें। लेकिन ये दिस इज नो इशू एट ऑल। अब तो इश्यूज की जजमेंट भी उन्होंने डिटेल्ड आ गए थे दूसरे तीसरे दिन में, पड़ी भी। उसके बावजूद एतराज तो फिर भी वो उठा रहे। अगर आप अपने घर पर बैठकर बिस्तरे में जो मर्जी करते रहें कॉफी पीकर लोगों को, लेकिन आपको ये तो नहीं पता। देखिए SHO पाबंद नहीं होता आपका,
ये बात हमने शुरू दिन से कही थी कि नवाज शरीफ साहब, ये इन्वेस्टिगेशन आपकी हो रही है, बच्चों की नहीं हो रही है, आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप आराम के साथ देखिए। समर, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टेप डाउन करते, जाकर इंक्वायरी करा लेते। वो क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। बल्कि जिस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो रही थी, अपने तमाम बही खाते देखे ना, जो होता है हिसाब किताब, सर ये ले, वकील की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करता हूँ। और अपने देखें बच्चों के नाम पर प्ली लेकर कि ये तो उनके हैं, दूसरे हैं, उसके साथ 3-4 जो है ना और बातें जो है ना, वो जो है ना एस्टेब्लिशमेंट और फ्लैगशिप वाला पता नहीं क्या है, एक वो केस निकल आया, कोई और निकल आया। अब वो ट्रस्टीज़ कौन है, शायद बेगम, उसका बेटी का भी नाम किसी जगह पर आ जाए। ये इन्होंने खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। इसलिए क्रिएट किए, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था प्रिमा फेशी, इसलिए इन्होंने। तो क्या मरीम नवाज को भी बुलाया जा सकता है जेआईटी में? लग रहा है तो केस की जो तफसीलात दे के नहीं, उनको तो किसी किस्म की ममानियत नहीं है। अभी उन्होंने तो ये नहीं लिखा था कि फलाने क्यानी को बुलाओ, ये तो नहीं लिखा था कि फलाने जो है ना तारिक शफीक को बुलाओ। कह रही है कि वो क्लियर हो चुकी हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। वो तो बड़ी टोटल मैटर नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ और मेंटेन भी करूंगा कि अभी जब तक इसकी फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं क्लियर हूँ। अच्छा, एक और एतराज़ अभी हमने लेटेस्ट जो नून लीग की जानिब से देखा है, वो आईएसआई और एमआई के नुमाइंदों की जेआईटी में शमूलियत पर भी एतराज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये फाइनेंशियल क्राइम या वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात की एक्सपर्टीज़ नहीं रखते। तो ये तो इनको तो वो जो जजमेंट है 20 अप्रैल वाली, जिसमें उन्होंने कंपोजिशन में ये लिखा था, उस वक़्त इन्होंने मिठाइयाँ बांट कर तकसीम किया था। एक दूसरी बात ये है कि ये जो आईएसआई और एमआई का है, उनकी शमूलियत पर इनको इसलिए भी एतराज़ नहीं होना चाहिए कि तमाम जो क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ साइट तरीके की होती हैं, वहाँ पर ये लोग बैठते हैं। मैंने सेक्शन 19 का आपको हवाला दे दिया है, वहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। एक सुप्रीम कोर्ट वहाँ से प्रिंसिपल ड्रॉ कर सकती, जो लॉ मैंने बताया। फिर दूसरा एक हमारा होता है ऑर्डर 32 ऑर्डर 32 रूल 1 और 2, और उसमें अट्रैक्ट फिर होता है, और ये हमारा सिविल प्रोसीजर का एक ऑर्डर होता है 26। ये तमाम पावर्स और इनहेरेंट पावर्स कम होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जो भी सूटेबल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 187 आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट समझेगी अपने हालात के मुताबिक, वो करेगी। और उसके मुताबिक अब इनको एतराज़ इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि यही 2 ब्रिगेडियर साहबान, मेरी शुनीद के मुताबिक है, ये जो आपके चैनल के नाम से अखबार भी है आपका, मामला था, वहाँ पर भी ये तो यही थे। अभी रिपोर्ट्स हमें नहीं मिली कि वहाँ इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि हम वो रिपोर्ट जो इन्होंने पब्लिक नहीं की। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिस सब इससे पहले कि हम कुछ सियासी बात करें, एक छोटा सा आपसे हम एक बात पूछेंगे कि जो जजमेंट थी 20 अप्रैल की, पनामा बेंच था, उसमें 2 जजेस ने तो नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, जबकि 3 ने कहा मजीद तहकीकात होनी चाहिए। तो आप होते बेंच में तो आप किस साइड पे जाते? ये मेरा ख्याल है कि आप 2013 में मुझसे क्वेश्चन पूछते तो ज़्यादा बेहतर था। तो वैसे अभी क्या आपकी राय होती? नहीं, बस ठीक है, जजमेंट है। जजमेंट वैसे हम उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट है, वी हैव टू फॉलो द जजमेंट। अच्छा, जरदारी साहब एक एतराज़ आपके बारे में उठाते हैं कि उन्होंने बहुत पहले पेशगोई कर दी थी 2009 में कि आप जो हैं बन जाएंगे, एक सियासी जज बनेंगे आप, अगर आपको बहाल किया जाता है तो आप सियासी जज बनेंगे, इसलिए वो आपको बहाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त आपके बारे में कहा था कि आप एक सियासी जमात भी बनाएंगे जिसका नाम जस्टिस पार्टी होगा। बाद में आपने 25 दिसंबर 2015 को आपने सियासी जमात भी बना ली। तो उनकी इस प्रेडिक्शन पे उन्हें क्रेडिट देंगे आप क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि जब तक मैं जज था, मैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जज था, और जब 2 साल मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बना दी, इसमें हर्ज कोई नहीं है। अगर जरदारी साहब को मेरी पार्टी बनाने पर कोई एतराज़ है, वो मेरा ख्याल मुझे बता दें फिर। क्योंकि तो जब आपकी बहाली की तहरीक चल रही थी, तब वो कहते हैं कि मैंने कह दिया था कि ये कल को सियासी जमात बनाएंगे, ये सियासी जज होंगे, ये सियासी फैसले करेंगे। देखें, मैं इसके कंपेयरिंग टू हिज स्टेटमेंट, मैं उनकी जो है ना मोहतरमा जो बेगम साहिबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहुमा, उनकी एक किताब का आपको हवाला दूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि बाद में छपी होगी, आपने पढ़ी होगी, वो था रिकॉन्सिलेशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड वेस्ट। उसमें उन्होंने लिखा अब फिर कि जिस वक़्त
परवेज़ मुशर्रफ का इनकाउंटर हुआ चीफ जस्टिस के साथ और फिर ये मूवमेंट चली, फिर वो कमज़ोर हो गया और उसने हमको अप्रोच किया कि ये NRO करो और ये करो और वो सारी बातें हुई। तो फिर ये बात बताएं कि अगर मैं सियासी होता तो मैं तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेता मुशर्रफ के साथ। मेरी उस एक्शन की वजह से इनके लिए रास्ते बने हैं। सही। जनाब इनके जरदारी साहब के लिए भी और ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, आपको पता है वो क्या कहता था परवेज़ मुशर्रफ? आज भी उसके किसी रिकॉर्ड में आप जाकर देखें, वो कह रहा था ये पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, अगर आएंगे तो मेरी लाश पर आएंगे। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है ये वो लोग हैं जो कि इस मूवमेंट में, जो कि वकला ने चलाई, आप लोगों ने चलाई, रिपीटेडली मैं कहता हूँ, इनका मुल्क में आना और सियासत और जमहूरियत की बातें करने का है। और क्या दे रहे हैं ये सारे मिलकर लोगों को, ये मुझे बताएं। आप बताएं, देखें बजट में मैंने आपको बता दिया ना, HDI का मैंने बता दिया, आपका मुल्क 146वें नंबर पर खड़ा है और आपने जो डेट्स रिफंड करने हैं आज वो तकरीबन 14,000 मिलियन है, जो कि आपके बजट का 45% है। और उसके बाद आप कहते हैं कि आपने लोगों के लिए दिया। क्या आपने लोगों को दिया? आप पता नहीं 1400 मिलियन जो टेलीफोन आप लोग सारे आपसे मुफ्त में इनकम टैक्स लेते हैं, जबकि आप खुद कहते हो कि फाइलर जो है ना वो तकरीबन 3.2 और 3 वो जो है क्या नाम मिलियन है, और उसमें से होने कितने चाहिए अब जो मौजूदा है 1.2 मिलियन है। क्या मुल्क को दे रहे हैं? डिबेट नहीं कर रहे हैं बजट में बैठकर। कोई किसी को ये मुतालबा है कि मेरी स्पीच ऊपर करे, किसी में अब आप लोगों की बातें करें। और ये देखें जो ये सिस्टम से लोग तंग आ रहे हैं ना, कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस पे ही काम करती है और इंशाल्लाह इसी के नाम पर हमने वोट लेने हैं कि ये सिस्टम फेल हो गया हुआ है। अब इससे बढ़कर क्या मिसाल होगी कि आप वहाँ पर किसान को कहते हो कि आप 50,000 आपको कर्जा दे दिया, कौन सी आपने बहुत उन पर, आपने उस पर इंटरेस्ट भी आपने लेना है 9.7 से 9.9 तक। ये क्या फिर आपने वेलफेयर स्टेट बनाई अपने लिए? आपकी पार्टी से मुतालिक कुछ बात कर ली जाए। गुज़िश्ता पौने 2 बरस के दौरान आपकी सियासी जमात जो है वो अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर सकी, इसकी वजह क्या है? क्या ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, नहीं। और पीपल्स पार्टी को होते हुए सियासी मंजरामे में स्पेस नहीं थी या कोई और वजह थी? नहीं, देखिए ना, सबसे मैंने आपको हमारी पार्टी की सारे पाकिस्तान में जड़ें हैं। हम पार्लियामेंट में नहीं है इसलिए विजिबल नहीं है, हमारी हर एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये रेफरेंस हमने फाइल किया था हमारे शेख साहब ने, उसके बाद फिर ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का था वो सबसे पहले हमने चैलेंज किया था। अब सबसे पहले जो हम लीड ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हम सबसे पहले लेते हैं। जहाँ पर भी बजट की देखें जितनी कम्प्रीहेंसिव हमने इनको अपोज किया है, लास्ट टाइम भी किया, इस टाइम भी किया। जितना लोगों में रूट्स में जाकर हम उनके साथ बैठते हैं, इनको कोई नहीं पता। ये तो लोगों के साथ हाथ में नहीं मिलाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी की रूट्स सारे पाकिस्तान में। निज़ाम के हामी हैं, तो अगले इलेक्शन में 2018 में आप अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे? अगर हम अपने कैंडिडेट फीस नहीं करेंगे और पार्लियामेंट में जाकर अमेंडमेंट नहीं कराएंगे तो उसके बगैर कैसे काम चलेगा? और इंशाल्लाह ताला बड़े भरपूर तरीके से अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट? अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा जो भी बंदा किसी साहिब इख्तियार होता है या किसी बड़ी पोजीशन पे होता है तो उससे यकीनन दुरुस्त फैसले भी होते हैं, कुछ गलत फैसले भी होते हैं। तो आप जब चीफ जस्टिस से ऐसा कौन सा फैसला है जिस पे बाद में आपको फील हुआ हो कि शायद ये फैसला मेरा गलत था? नहीं, ऐसा है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, इस पे नो कमेंट्स। और सबसे अच्छा फैसला आपको अपना कौन सा? नहीं, मैं कहता हूँ है मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फैसले होते हैं ना समर में, सॉरी अब्बास में आपको बताऊँ, ये पब्लिक डोमेन में हो जाते हैं। इसके जज आप हो, इसकी जज ये सोसाइटी है, इसके जज वकला है। जिसके हक में होगा वो तो कहता है बड़ा अच्छा फैसला है, जिसके खिलाफ होगा कहता है जज ने तो पता ही नहीं किसी को था। ये होता है। लेकिन ये जज के मुंह से आप कहें जब ये जजमेंट चले गई, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, जाने दें इसको भी। अभी जैसे जब ये पनामा का केस आया था या वो और भी कोई केस आते हैं तो हम उसको, बल्कि मैं खुद भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मैं उस पर बात भी करता हूँ और मैं साथ ही कह सकता हूँ बार कैफ जजमेंट तो है। जैसा मैंने आसिफ खोसर साहब और गुलजार साहब की जजमेंट के लिए कहा, वो जो कोयटा का हमारा जो कमीशन की रिपोर्ट बनाई जिसमें हमारे वो थे कमीशन अपॉइंट किया था 1 मेंबर बेंच को, ये काजी फैज़ यूसुफ साहब जो जस्टिस हैं,
तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। और जहाँ पर गलत बात होती है हम उनको कह देते हैं कि जी बार का जजमेंट तो है, लेकिन ये हमारा राइट है, लेकिन आप मुझसे ना पूछें या पब्लिक से पूछें जाओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की इफ्तिखार चौधरी साहब की, और इन्हें ये खदशा है कि जो माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब की, वो 1997 की तर्ज पर दोबारा से अटैक ना कर दें सुप्रीम कोर्ट पर। इसलिए इन्होंने ये मुतालबा किया है वजारत दाखिला से कि वो मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करें जजेस को, JIT के अरकान को और उनके ख़ानदानों को। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।